तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। लिविंग वर्ल्ड से हम क्या समझते हैं, लिविंग वर्ल्ड किसको बोला जाता है? लिविंग मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर रहते हैं उन सबको मिला करके क्या बनता है? लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड का सिंपल सा मतलब है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, सब मिला करके लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। अब अर्थ पर कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? भाई अर्थ पर तो कई सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ह्यूमन है, चींटी है, बंदर है। फिर ऐसे ही अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट हो गए, तो प्लांट में भी मैंगो का प्लांट, पीपल का प्लांट, ऐसे कई सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अर्थ के ऊपर में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसे डिफरेंट टाइप के अलावा उनका नंबर भी वेरी करता है। भाई जैसे हमने बताया है कि मैंगो एक प्लांट है। अब इस मैंगो प्लांट के कितने नंबर पूरे अर्थ पर पाए जाते होंगे? बहुत सारे पाए जाते होंगे। जैसे हमने बोला कि ह्यूमंस एक एनिमल है, तो ह्यूमंस कितने नंबर में पाए जाते होंगे? बहुत सारे नंबर में पाए जाते होंगे। तो अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम टाइप के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं और उनके नंबर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को जब हम मिला देते हैं, उनके टाइप, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस उनके नंबर, हर एक टाइप का कितना नंबर है, दोनों को मिला करके क्या बनती है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर कितना वेरिएशन वहां पर दिखाई पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स हैं, उनका नंबर कितना है, दोनों मिलाकर के बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती है। इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, वो टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। अगर टाइप की बात करें तो अर्थ पर टोटल कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? तो टाइप की अगर हम बात करें तो सिर्फ अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन रिकॉर्डेड स्पीसीज है। 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये क्या है? रिकॉर्डेड स्पीसीज या फिर रिकॉर्डेड ऑर्गेनिज्म टाइप्स, रिकॉर्डेड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वर्ड पे, 1.8 टू 1. रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब है जिनका साइंटिफिक डेटा हमारे पास मौजूद है, जिनके बारे में स्टडी करी जा चुकी है, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। टोटल तो हमें पता ही नहीं है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितने हैं, तो टोटल तो आज भी हमें अननोन है। अब अननोन क्यों है? क्योंकि अर्थ पर सारी एरियाज को, सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर अभी तक नहीं किया गया, हर एक एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया गया। ऐसे भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना बाकी है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम सिर्फ रिकॉर्डेड नंबर ऑफ स्पीसीज की भी बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये 17 लाख से 18 लाख के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है। 17 लाख से 18 लाख डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को डील करने के लिए हमने क्या किया है? हमने एक मेथड डेवलप किया है, क्लासिफिकेशन। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करना क्यों जरूरी है? ताकि हम कन्वीनियंटली इतना बड़ा नंबर, इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए, उनके बारे में रिसर्च कर पाए। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली हर एक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने जाएंगे तो वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी तरह से इम्पॉसिबल केस लगता है। जब हमारे पास में बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम क्या करते हैं? उसको कन्वीनियंट स्टडी के लिए उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक बड़े से डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देना, उसकी ग्रुपिंग कर देना, या फिर उसको डिफरेंट क्लासेस में बांट देना, छोटी छोटी क्लासेस में बांट देना। और ये क्लासेस हम कैसे बनाते हैं, या फिर ये जो ग्रुपिंग हम करते हैं, ये कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। जिनके बीच में सिमिलैरिटी होगी उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जिसके बीच में डिसिमिलैरिटी होगी उसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमें कुछ ग्रुप्स मिल जाते हैं, कुछ क्लासेस मिल जाती हैं, और हमें सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की बजाय सिर्फ उन क्लासेस को पढ़ना होता है, जिससे हम सारे ऑर्गेनिजम्स का एक ओवरव्यू ले सकते हैं।
अब इसी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? क्लासिफिकेशन। लेकिन जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है भाई, वो क्लासिफिकेशन कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चों का खेल है, कोई भी आया और किसी ने भी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन प्रपोज कर दिया। क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक स्टेप को फॉलो करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम मैनेज करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच में जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे अब वर्ड आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की। जैसे बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो इसी तरह से ब्रांच ऑफ एक बायोलॉजी की ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर में वो डील करती है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर क्लासिफिकेशंस, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी ब्रांच के अंदर में पढ़े जाते हैं, इसी के अंदर में स्टडी किए जाते हैं। इसीलिए टेक्सोनॉमी का जो फुल फॉर्म है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। टेक्सो मतलब, टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट, और नोमोस मतलब लॉज। नोमोस का मतलब होता है लॉज और टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, तो ये हो गया टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी करने के लिए क्या स्टेप हमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की? अगर हमें टेक्सोनॉमिक स्टडी करनी हो, टेक्सोनॉमी परफॉर्म करना हो, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर पे हमारे क्या आता है? सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज नॉमेनक्लेचर, और फोर्थ इज क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास में 4 स्टेप्स हैं, इनको हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के टेक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। क्या मतलब होता है? इन चारों का एक एक करके समझते हैं। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सबसे पहले आपके सामने आता है, तो आप उसके बारे में क्या करते हैं? आप उसके कैरेक्टर्स नोट करते हैं। आप उसके कैरेक्टर्स नोट कर सकते हैं, किसी भी तरह के कैरेक्टर्स की, वो कैसा दिखता है, कितना लंबा है, उसका कलर कैसा है, उसका बॉडी साइज कैसा है, उसकी आईज कैसी हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। आप बाकी कैरेक्टर्स जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं, वो भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन करते हैं, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना यही बुलाता है कैरेक्टराइजेशन। एक बार आपने कैरेक्टराइजेशन करा, फिर उसका क्या करना होता है? आइडेंटिफिकेशन। अब हम उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक बार आपने उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स देख लिए, फिर आप उसके कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे जो पहले से कैरेक्टर्स जिन ऑर्गेनिजम्स को आपको मालूम है। मान लीजिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर पहले से मालूम है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म आपके सामने रखा गया है, उसके कितने कैरेक्टर्स किस ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं, कितने परसेंटेज, उसके बेसिस पे आप उसको एक आइडेंटिटी देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टेप आता है नॉमेनक्लेचर, उसको नामकरण देने की, उसको एक नेमिंग सिस्टम देने की कि हम उसको किस नाम से बुलाते हैं। भाई अगर वो आपको पहले से मालूम है, वो ऑर्गेनिज्म पहले से आपके दिमाग में था, तो उसका नेम आपके दिमाग में आ जाएगा। अदरवाइज उसको एक नाम साइंटिस्ट को देना पड़ता है अगर वो नया तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लास्ट स्टेप होता है, उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में हम उसकी छोटी छोटी ग्रुप्स बना देते हैं, छोटी छोटी सब ग्रुप्स बना देते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स उसके साथ में रिलेट कर रहा होता है या फिर उसके साथ में सिमिलैरिटी शो कर रहा होता है, उसको उन ग्रुप्स के साथ में डाल देते हैं, और जो डिसिमिलैरिटी शो करता है उनको उस ग्रुप से अलग डाल देते हैं। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है या फिर हमें डिटेल में स्टडी करने हैं, वो ये दोनों स्टेप्स हैं, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर से और उसके बाद में
क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है भाई? जैसा नॉमेनक्लेचर का नाम है वैसा ही इसका मीनिंग भी है। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नामकरण करना, किसी चीज को पर्टिकुलर नाम देना, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर नाम देना जिससे वो आगे के टाइम पर बुलाया जाएगा, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। अब जो नॉमेनक्लेचर है वो भी हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है साइंटिफिक और एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर। एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर और एक होता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। हमें एक डॉग दिखाई दिया, जब वो डॉग इंडिया में दिखाई देता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं? कुत्ता। जब हमें वही डॉग किसी मान लीजिए इंग्लैंड में दिखाई देगा या फिर ब्रिटेन में दिखाएगा तो हम उसको किस नाम से बुलाएंगे? डॉग। तो ये जो नेम है जो अभी तक हमने यूज किया है, चाहे हम डॉग की बात करें चाहे हम कुत्ते की बात करें, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग अर्थ में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेलिटीज में एक ही ऑर्गेनिज्म के कई सारे डिफरेंट नेम होते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन नेम। और कॉमन नेम किस लैंग्वेज में होता है? कॉमन नेम उस एरिया में यूज होने वाली लोकल लैंग्वेज में। अगर हम यहाँ पर बात करें इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर हिंदी यूज होती है, तो जब हम कुत्ते को देखते हैं तो हम उसको कुत्ता क्या बोलते हैं? हिंदी में। लेकिन अगर हम इंग्लैंड में बात करें तो वहां पर इंग्लिश चलती है, तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? डॉग। तो इस तरह से एक ही ऑर्गेनिज्म के कई सारे नाम यहाँ पर बन जाते हैं, और किस लैंग्वेज में हम उसको पर्टिकुलर नाम देते हैं? उस एरिया में यूज होने वाली लोकल लैंग्वेज में। जो भी लोकल लैंग्वेज उस एरिया में यूज हो रही होगी उसी लैंग्वेज में उस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। तो जो कॉमन नेम है ये लोकल होता है, लोकल लोग देते हैं, लोकल पीपल देते हैं, क्योंकि हर एक लोकल जो लोकेलिटी है या फिर कम्युनिटी है वो एक नेम उस ऑर्गेनिज्म को देगी। तो कॉमन नेम एक ही ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल कॉमन नेम्स होते हैं अलग अलग जगहों पर। तो कॉमन नेम जो होते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म के, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल कॉमन नेम्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं अलग अलग जगहों पर। लैंग्वेज भी फिक्स्ड नहीं होती है भाई। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में कॉमन नेम दिया जाता है? जो उस एरिया में यूज होने वाली लैंग्वेज है या फिर जो लोकल लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में उस कॉमन नेम को प्रपोज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर में एक ही ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नाम्स प्रचलित हो जाते हैं, तो कॉमन नेम साइंटिफिक मैनर में यूज करने लायक नहीं होता। क्योंकि एक साइंटिस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से बुलाएगा, दूसरा साइंटिस्ट उसी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे नाम से बुलाएगा, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट किया। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो लोकल जगह पर ना दे करके वो यूनिवर्सल नेम होता है। यूनिवर्सल मतलब धरती पर कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, जो लोग साइंटिफिक नेम होगा किसी ऑर्गेनिज्म का वो सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। क्योंकि साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म का सेम रहता है, तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल ऑर्गेनिज्म का हमेशा एक सिंगल साइंटिफिक नेम ही पॉसिबल है। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम पॉसिबल होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो लैंग्वेज में ये प्रपोज किया जाता है वो बिल्कुल ही डिसाइडेड लैंग्वेज है। हमने प्री डिसाइड कर रखा है कि हम इन पर्टिकुलर लैंग्वेज की मदद से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नॉमेनक्लेचर देंगे। तो जो लैंग्वेज है वो है लैटिन या फिर ग्रीस। तो या तो हम लैटिन में देते हैं या फिर ग्रीक लैंग्वेज में इनको नेमिंग को प्रपोज करते हैं। अब लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये दोनों डेड लैंग्वेज है, इनके अंदर में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी अब नहीं है। तो ये दोनों कैसी हैं? डेड लैंग्वेजेस। और डेड लैंग्वेजेस में कभी भी चेंजेस नहीं होते, और जो चेंजेस नहीं होते हैं जिस लैंग्वेज में, उसका मीनिंग भी, उस वर्ड का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो लैंग्वेजेस डेड है अब। तो ये हो गया साइंटिफिक नेमिंग और कॉमन नेमिंग में डिफरेंस। अब साइंटिफिक नेमिंग भी कई सारे डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने प्रपोज की है। उसमें से जो सबसे फेमस साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है वो है बायनोमियल नेमिंग सिस्टम। बायनोमियल नेमिंग सिस्टम। बायनोमियल नेमिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा नेम देना
जिसके अंदर में दो डिफरेंट वर्ड्स हों। बाइनोमियल का मतलब है एक ऐसा नेम देना जिसके अंदर में दो वर्ड्स हों, एक वर्ड वन पहला वाला वर्ड और एक वर्ड टू दूसरा वाला वर्ड, हमेशा दो वर्ड्स में वो नेम दिया जाता है। ये दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है और इनको लिखने का भी एक तरीका होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम। ये बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम किसने प्रपोज की थी? ये सबसे पहले प्रपोज की थी कार्ोलस लीनियस ने। लीनियस बहुत फेमस साइंटिस्ट है, क्लासिफिकेशन साइंस या फिर टेक्सोनॉमी के अंदर में लीनियस का बहुत ज़्यादा काम है, और नॉमेनक्लेचर भी प्रोवाइड किया था, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको भी किसने प्रोवाइड किया था? लीनियस ने। लीनियस का ये जो बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम है, ये आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नॉमेनक्लेचर सिस्टम है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। लीनियस ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे साइंटिफिक नेमिंग को प्रपोज करने के लिए? पहले हम उन कुछ बेसिक रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कि बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम में जो बाइनोमियल नेम होगा वो हमेशा दो वर्ड्स से मिलकर के बना होगा, दो डिफरेंट वर्ड्स से। इनमें से जो पहला वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, उसका मतलब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। जीनस एक क्लासिफिकेशन कैटेगरी है। जब हम क्लासिफिकेशन कैटेगरीज देखेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि जीनस एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक क्लासिफिकेशन कैटेगरी है। जो सेकंड वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड वर्ड हमारा रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। स्पीसीज सबसे छोटी क्लासिफिकेशन कैटेगरी है। जब हम क्लासिफिकेशन कैटेगरीज देखेंगे तो वहां पर जीनस और स्पीसीज को बताएंगे। और अभी आप ये इतना याद रख लीजिए, जीनस बड़ा ग्रुप होता है और स्पीसीज उसके अंदर में एक छोटा ग्रुप होता है। दूसरा जो रूल है वो है कि दोनों नेम्स को लिखते टाइम जो पहला नेम होता है, यानी कि जो जीनस का नेम है, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जीनस हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। वहीं पर अगर हम स्पीसीज की बात करें तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीसीज स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तीसरा रूल होता है कि किसी भी साइंटिफिक नेमिंग को हम हमेशा लैटिन लैंग्वेज से ही डराइव करेंगे। तो हम क्या करेंगे? जो नेम होगा वो किससे डराइव होगा? डराइव्ड फ्रॉम लैटिन। या फिर अगर किसी साइंटिस्ट ने लैटिन के अलावा किसी और दूसरी लैंग्वेज में उस नेमिंग सिस्टम को प्रपोज कर दिया है पहले ही, तो हमें उस नेम को जो दूसरी लैंग्वेज में प्रपोज किया गया है उस लैंग्वेज को लैटिनाइज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको लैटिनाइज्ड करना पड़ेगा, हमें उस वर्ड को लैटिनाइज करना पड़ेगा, लैटिन में चेंज करना पड़ेगा। अब लैटिन में तो हमने चेंज कर दिया नेम को, लेकिन जब हम नेम जनरली लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। तो हम कैसे बताएंगे कि जो इंग्लिश के अंदर में हमने लैटिन लैंग्वेज लिखी है तो उसका लैटिन ओरिजिन कैसे दिखाएंगे? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाइनोमियल नेम का जो साइंटिफिक लैटिन ओरिजिन है, लैटिन से हमने उसको डेराइव किया है, इसको बताने के लिए हम हमेशा प्रिंट करते टाइम जो बाइनोमियल नेमिंग होती है, बाइनोमियल नेमिंग जो होती है, अगर हम उसको प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट करते टाइम हमेशा उसको इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में प्रिंट करते हैं। इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में उसको प्रिंट करते हैं जो उसका लैटिन ओरिजिन दिखाता है। इटैलिसाइज्ड फॉन्ट यानी तिरछा करके, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है मैंगो, तो हम उसको ऐसे प्रिंट करेंगे मैंगो। तो ये हो गया लैटिन ओरिजिन, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया था, इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में हमें लिखना पड़ता है। ये तो हो गई प्रिंटिंग की बात। लेकिन अगर हम उसको टाइप कर रहे हो या फिर उसको हैंड राइट कर रहे हो, हैंड रिटन कर रहे हो, हैंड से लिख रहे हो, तो उस टाइम पे हमें दोनों के दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन भी करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें दोनों को क्या करना पड़ता है? सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। वो भी हमारा हैंड रिटन फॉर्म में लैटिन ओरिजिन को दिखा देता है, बता देता है। लास्ट है ऑथर नेम। अब ऑथर कौन होता है टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट में? ऑथर मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, उसके ऊपर में सबसे पहले उसका नॉमेनक्लेचर परफॉर्म किया है। तो जिसने भी उसका टैक्सोनॉमी परफॉर्म किया, उसको क्लासिफाई किया है, नॉमेनक्लेचर दिया है, उसको बोलते हैं ऑथर नेम। ऑथर नेम हमेशा कब दिया जाता है? आफ्टर बाइनोमियल नेमिंग। सो जो बाइनोमियल नेमिंग खत्म हो जाती है तो उस बाइनोमियल नेमिंग के बाद हमें ऑथर का नेम देना होता है,
किसी भी बायनोमियल नेम के बाद में इन एब्रीवेटेड फॉर्म, मतलब पूरा ना लिख करके हम उसका एक एब्रीवेशन यूज कर लेंगे, उसके कुछ लेटर्स को यूज करके रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और ये जो साइंटिस्ट का नाम होता है जो बायनोमियल नेमिंग के बाद लिखा जाता है, ये बायनोमियल नेमिंग का पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ उस साइंटिस्ट को, उस ऑथर को कंट्रीब्यूशन देने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब एक यहाँ पे हम साइंटिफिक नेम एक प्लांट का परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं। जो साइंटिफिक नेम मैंगो होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब ध्यान से अगर आप देखें तो हमने जो पहला लेटर लिखा है ये जीनस है और इसको हमने कैपिटल एम से स्टार्ट किया है, मतलब ये जीनस का नेम है। सेकंड लेटर स्पीसीज है और हमने इसको किससे स्टार्ट किया है? स्मॉल लेटर से। दोनों लेटर्स को, दोनों वर्ड्स को हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया है। ये सेपरेटली अंडरलाइन करने का क्या मतलब है कि ये एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लास्ट स्टेप था हमारा साइंटिस्ट का नेम। तो मैंजीफेरा इंडिका जो नाम दिया है, ये नाम दिया था लिनियस ने। तो लिनियस का नाम भी इसके साथ में जुड़ेगा, तो लिनियस का नाम हम लास्ट में LINN करके लिख देंगे एज एब्रीवेटेड फॉर्म। हम इसको पूरा एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, ना तो हमने इसको अंडरलाइन किया है, ना ये इटैलिसाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये हमारा लैटिन डेराइव्ड वर्ड नहीं है, ये हमारा नॉर्मल वर्ड है। जो साइंटिस्ट का नेम है उसको लैटिनाइज्ड नहीं किया जाता, उसको लैटिनाइज्ड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में यूज किए। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग अलग कोड्स की फॉर्म में या फिर अलग अलग रूल बुक्स की फॉर्म में हमने सेपरेट ऑर्गेनिज्म क्लास के लिए अलग अलग बना दिया है। जैसे हमने डिफरेंट कोड्स बना दिए नॉमेनक्लेचर के रूल्स के लिए, डिफरेंट कोड्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे अगर हम बात करें फॉर प्लांट्स के लिए, हमारे पास में ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के लिए है हमारे पास ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN प्लांट्स के लिए और ICZN एनिमल्स के लिए होता है। ये डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट रूल बुक्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई होती हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया को नेमिंग करने के लिए, बैक्टीरिया की नॉमेनक्लेचर के लिए अलग कोड होगा, वायरस के लिए अलग कोड होगा। तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे।